हैं। तो जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं या जो लोग बाद में क्लास देखेंगे ना, उनके लिए विशेष ये निर्देश है कि वो अपना एक नया नोट्स बनाएं और उस नोट्स में पूरा भूगोल अच्छे से नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा भारतीय भूगोल। ठीक है, हमें पढ़ना होता है भारतीय भूगोल। ये भारतीय भूगोल ऐसा टॉपिक है ना जो पूरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपको विश्व के भूगोल से थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और उससे पहले हमें ये सब लोग बता दीजिए कि कितने लोगों के पास लूसेंट की बुक है। लूसेंट की बुक कितने लोगों के पास है, ये बताइए। बहुत अच्छी बात है महजबीन जी, जितने लोग के पास लूसेंट की बुक है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि आप सब लोग लूसेंट की किताब ले लीजिए। ठीक है, लूसेंट की किताब में आपको लेना क्या है, लूसेंट में आपको मिलता है सामान्य अध्ययन। लूसेंट में क्या मिलता है, सामान्य अध्ययन मिलता है या सामान्य ज्ञान करके मिलेगा। ये किताब बहुत महंगी नहीं होगी, ज़्यादा महंगी नहीं होगी, जो भी हो मतलब 200-250 के अंदर में ही आ जाएगा। तो ये सब लोग जा कर के किताब लेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ किताब लेने के लिए क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम में तो डीपली चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन उस डीपली के साथ अगर आप देखेंगे ना तो लूसेंट बहुत ज़्यादा विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि ये ऐसा बुक है जो आपके जब आप बिहार का एग्ज़ाम देखेंगे ना तो बिहार में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, बिहार पीसीएस भी लोग वहाँ लूसेंट से ही पढ़ करके पास हो जाते हैं। तो लूसेंट को कम हमें नहीं समझना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, आप सब लोग अपने पास रखेंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग जो डेली पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में जब आप खाली टाइम बैठे रहते हैं ना तो खाली टाइम पे आपको अपना फ़ोन नहीं चलाना है, खाली टाइम पे ये लूसेंट उठा करके अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो। और आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, आपको हम पहले ही बता दिए हैं, हम सबसे पहले भूगोल को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये भी बताएं कि भूगोल में हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल को। भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय भूगोल को पढ़ेंगे। तो भारतीय भूगोल का जब पहला आप देखेंगे टॉपिक तो उसमें हमें मिलता है भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय। इस तरीके से आप हेडिंग बना लो, भारत का भौगोलिक परिचय। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत के बारे में। ठीक है, तो आप सबको पता है, आप जब पूरा भारत का मैप ड्रॉ करते हो ना, आप भारत का जब मैप ड्रॉ करते हो, चलिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। जब आप भारत का पूरा मैप ड्रॉ करते हो ना तो आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है बंगाल की खाड़ी। ऐसे आप लोग पहले सुनते रहो और साथ में ड्रॉ भी करते रहो। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नीचे अगर हम आ जाएंगे तो नीचे कौन सा एरिया पड़ता है, ये क्या कहलाएगा ममता जी, ये नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, बताएंगी। हिंद महासागर, वेरी गुड, हिंद महासागर कहलाता है। ये क्या है, हिंद महासागर। ये हिंदी हो गया, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। मैम श्रीलंका भी बनाएंगी? नहीं, श्रीलंका नहीं बनाएंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया हिंद महासागर। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में क्या पड़ेगा, इस साइड में क्या पड़ेगा, रूबी जी बताएंगी, ये वाला हिस्सा क्या होता है, अनुपमा जी आप बताएंगी, ये वाला हिस्सा क्या होता है,
लक्षद्वीप अरब सागर होता है, वेरी गुड जया जी, लक्षद्वीप इसमें पड़ता है। अरब सागर अगर आप देखेंगे ना तो अरब सागर में ही लक्षद्वीप पड़ता है, अरब सागर होता है इधर, ठीक है, अरब सागर है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप मैप को देखेंगे ना तो मैप में आपको पता है कि सबसे पहले किनारे कॉर्नर पे ऐसे एरो बना होता है, ऐसे बना होगा या सिंपल सिर्फ ऐसे बना होता है, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है ये जो दिशा दिखाता है, ये जो दिशा दिखाता है ये उत्तर को दिखाता है, किसको दिखाएगा, उत्तर दिशा को दिखाता है। नीचे का हिस्सा दक्षिण को दिखाएगा, ये वाला हिस्सा आपका पूरब हो जाएगा और इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो हर नक्शे में, हर मैप में ये दिशा सूचक होता है, हर मैप में, हर नक्शे में ये क्या होता है, दिशा सूचक होता है। तो अगर इस जो ये एरो पूरा बना हुआ है अगर हम इसे बीच में रखें, ठीक है, बीच में अगर हम रखें तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इधर का हिस्सा हो जाएगा उत्तर, इधर इस साइड का हिस्सा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, नीचे का हिस्सा हो जाएगा दक्षिण और इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये आपके भारत की स्थिति है। भारत जो है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम के साइड अगर हम देखें तो ये अरब सागर से घिरा है, दक्षिण के साइड देखें तो हिंद महासागर से घिरा है, और अगर हम देखें दक्षिण और पूरब के बीच में, ठीक है, जिसे हम दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? चलिए अब ध्यान से देखिए, जो हमारा भारत है, ठीक है, जो भारत है इसकी संरचना, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति कैसी है अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जो भारत है ना इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है, चतुष्कोणीय है। ये नोट करिए, बता रहे हैं चतुष्कोणीय कहने का मतलब क्या है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत की स्थिति कैसी है, चतुष्कोणीय है, यानी कि अगर हम देखें तो ये आप नोटिस करिए इसकी जो संरचना है कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है, यानी कि ये चार कोण बनाता है, चार कोण बनाता है, इसीलिए भारत की संरचना को चतुष्कोणीय संरचना कहा जाता है। इसीलिए भारत की संरचना को क्या कहते हैं, चतुष्कोणीय संरचना कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारत अगर आप देखेंगे ना, आप इस मैप पर ध्यान दीजिएगा, इस ग्लोब पर आप जब भारत को देखेंगे तो इसकी स्थिति विश्व में क्या होती है इस बात पर हम ध्यान करेंगे। पहली चीज तो ग्लोब का ये जो मैंने रेखा खींचा है ये 0 अंश अक्षांश है। क्या है ये, 0 अंश अक्षांश है, ठीक है, 0 अंश अक्षांश है। इसके ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, 23.5 अंश नॉर्थ, ठीक है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 23.5 अंश साउथ, 23.5 अंश साउथ हो जाएगा, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो भारत की स्थिति हमें जानना है कहाँ पर है, तो पहली चीज आप ये जानो कि जब हम मुख्य अक्षांश रेखा के ऊपर देखते हैं, मुख्य अक्षांश रेखा के ऊपर देखते हैं तो ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ये गलत लिखा गया, गोलार्ध ऐसे होता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो इस दक्षिणी गोलार्ध में हमारा भारत नहीं है, बल्कि ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर, इस भूमध्य रेखा के ऊपर हमारा भारत स्थित है, ठीक है। इसको हम बड़े पेज पे देखेंगे, हम बड़े पेज पे देखेंगे, थोड़ा तब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको हर शेप मिल सकता है। मैंने सर्कल यूज कर लिया, अब मैं सर्कल बनाऊंगी। अब देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को? जी मैम। चलिए,
तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया हमारा बीच में जो रेखा गुजर रहा है, ये हो गया 0 अंश अक्षांश। क्या हो गया? ये 0 अंश अक्षांश हो गया, ठीक है, 0 अंश अक्षांश रेखा हो गया। अभी बताए हैं आप लोग को कि जो भारत है 0 अंश अक्षांश से कहाँ पर है? उत्तर की ओर स्थित है। तो कोई बताएगा भारत जो है इसकी रेखा कहाँ से मानी जाती है? कहाँ से मानी जाती है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये बात तो आपको पता है, लेकिन भूमध्य रेखा के कितने अंश उत्तर में है ये बताएंगे आप लोग। 8 अंश। चलिए ठीक है, जो भी आप लोग बता रहे हैं। अब देखिए हमें पता है ये 0 अंश है ना, तो 0 अंश के हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ से हमारा शुरू होगा 1 अंश, फिर 2 अंश, फिर 3 अंश, फिर 4 अंश, ऐसे करते करते हम जब ऊपर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश होता है, ठीक है। अब जितने लोग 8 मिनट या 7 मिनट जो भी बता रहे हैं, 8 मिनट वाला सही है, लेकिन आप जब भारत को बनाएंगे ना तो भारत में हमें कन्याकुमारी भी मिलता है, ठीक है। मान लीजिए ये भारत है, ये मैंने भारत बना दिया, तो यहाँ पे कन्याकुमारी तो मिलता है, लेकिन आपको पता है भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी तो है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी तो भारत का हिस्सा है। तो अगर हम कन्याकुमारी को लेते हैं, अगर हम कन्याकुमारी को लेंगे, ठीक है, अगर हम कन्याकुमारी से देखें भारत की स्थिति, तो भारत की जो स्थिति है ये 8 अंश से मानी जाती है। कितने अंश से मानी जाती है? 8 अंश 6 मिनट से मानी जाती है। 8 अंश आप याद रखो, 8 अंश से मानी जाती है। लेकिन अगर हम इसकी स्थिति अंडमान निकोबार से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? अंडमान निकोबार से देखेंगे, अंडमान निकोबार से देखेंगे तो अंडमान निकोबार से इसकी स्थिति कितनी है? 6 अंश 4 मिनट है। कितने अंश होगा? 6 अंश 4 मिनट होगा, 6 अंश 4 मिनट होगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? तो सिंपल सा आंसर आपके पास होना चाहिए था उत्तरी गोलार्ध। किस गोलार्ध में हम बताएंगे? उत्तरी गोलार्ध बताएंगे, लेकिन अभी इसमें आगे और जोड़ेंगे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से है? मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का जब विस्तार पूछेगा तब हम बताएंगे 8 अंश, और जब पूछेगा सिर्फ भारत का विस्तार या अंडमान निकोबार का विस्तार कह करके मानेगा तो ये हम लिखेंगे 6 अंश से, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ से। लेकिन जब भारत की शुरुआत भी है तो एंडिंग पॉइंट भी होगा, इंड भी होगा, तो ये जो इंड होता है ये कितने अंश होता है? तो इसका 37.6 नहीं है, 37 अंश 6 मिनट है, 37 अंश 6 मिनट है, ठीक है। यानी कि जो भारत समाप्त होता है तो ये समाप्त होता है 37 अंश 6 मिनट में। यानी कि हम कह सकते हैं, इस तरीके से आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, भारत का विस्तार, भारत का विस्तार ब्रैकेट में करिएगा अक्षांशीय, ब्रैकेट में करिएगा अक्षांशीय, यानी कि अक्षांश रेखा के आधार पर, अक्षांश रेखा के आधार पर तब हम लिखेंगे 6 अंश 4 मिनट से, 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक, 6 अंश 4 मिनट से 37 मिनट 6 अंश तक लिखेंगे, 37 अंश 6 मिनट, बिल्कुल हो गया। अब देखिए, अब ये तो हमारा भारत का विस्तार हो गया अक्षांशी से, ठीक है। लेकिन हमारा जो देश है या पूरा विश्व है वो देशांतर में भी बंटता है, ऐसे भी तो देश बंटता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है देशांतरी विस्तार। ये क्या होता है? देशांतरी विस्तार। तो अगर हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर अपने उस एरो को रखते हैं
तो हमें पता चला कि हमारा जो भारत है ये तो उत्तर हो गया, लेकिन इधर से अगर हम देखें तो ये कहाँ स्थित है, पूरब में स्थित है। यानी कि भारत जो है ये हमने आपको बताया कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए था, इसका सटीक आंसर होना चाहिए था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसको हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। ये चीज़ पहले बताइए कि किस गोलार्ध में समझ है, ये स्थिति इसकी समझ में आया या नहीं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इतने पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं। चलिए, अक्षांश और देशांतर में कोई कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है। चलिए, तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमने देखा कि अक्षांशी विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक था, 6 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक। लेकिन इसी तरीके से भारत का देशांतरी विस्तार भी होगा, देशांतरी विस्तार होगा। तो देशांतरी विस्तार में भारत की स्थिति क्या होती है। देखिए, आपको पता है कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ये जब ऐसे आएगा, मैं डॉटेड कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए, ऐसे जब हम खींचते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये देशांतर रेखा है। ये क्या है, देशांतर रेखा है। तो कोई एक ऐसी रेखा होगी जो भारत के एकदम कह सकते हैं पश्चिम वाले हिस्से को छुएगी, और कोई एक ऐसा हिस्सा होगा देशांतर का जो भारत के एकदम पूर्वी वाले हिस्से को छूती है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि भारत की देशांतरी स्थिति क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है। तो अभी कुछ बच्चे बता रहे थे, फिर से एक बार बताइए लिख करके, क्या होगा इसका। 68 अंश 7 मिनट से बिल्कुल 97 अंश 25 मिनट तक होता है। कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको आप लोग लिखेंगे 68 अंश 7 मिनट से, 68 अंश 7 मिनट से इसको लिखना है 97 अंश 25 मिनट तक, 97 अंश 25 मिनट तक। लेकिन याद रखिएगा ये क्या है, ये पूर्वी है, ये पूरा दोनों, ये दोनों पूर्वी होगा। और ऊपर जो हम लिखे हैं ना, ये दोनों ये जो लिखे हैं 6 अंश 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी। ठीक है, और ये भी आपका पूर्वी होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर देखें बीच में बना करके कि भारत पूरा पूर्वी गोलार्ध में है। तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे यहाँ पर हम 1 अंश 2 अंश 3 अंश खींचे हैं ना, वैसे ही हमारा दूसरा साइड जो पूरा हमें ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सेम वैसे ही लिखा जाता है। 1 अंश आएगा, फिर 2 अंश आएगा, फिर 3 अंश आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोग को। चलेंगे अगले स्लाइड पे, हम लोग देखेंगे कि जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा है वो कितने अंश है। तो देखिए, मैं अक्षांश देशांतर आपको बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर बार हम लोग पढ़ चुके हैं और ये टूटा फूटा मैप भारत का। ठीक है, और एकदम आप लोग सेट कर लो कि मैं बार बार नहीं बताने वाली हूँ कि ये भारत का देशांतरी विस्तार है, ये अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, और ना मैं बार बार ये आपको बताने वाली हूँ कि कितने देशांतर होते हैं, कितने अक्षांश होते हैं। बहुत बेसिक नॉलेज है, अभी हम लोग भारत के विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो फिर भी मुझे बता सकता है कि मैम समझ नहीं आ रहा है अक्षांशी विस्तार देशांतरी विस्तार। फिर आगे की क्लास में ये नहीं चलने वाला। अभी देखिए, हम लोग इस पेज पर देखें, इसके पहले वाले पेज पे, कि ये देखिए भारत जो है यहाँ पे जो देशांतरी विस्तार हो रहा है, ऐसे जो आप एरो को ध्यान से देखिएगा, ये जो इस तरीके से विस्तार हो रहा है ना, जो रेखाएं खींची जा रही हैं, तो एक तो भारत के एकदम पश्चिमी छोर को छूते हुए जा रहा था और एकदम बिल्कुल पूर्वी छोर को छूते हुए जा रहा था। लेकिन बीच से भी तो कोई रेखा भारत की गुजरी होगी, भारत के बीच से भी तो कोई रेखा गुजरी होगी। उसी तरीके से जो भारत
भारत के बीच से रेखा गुजरती है, देखिए जितने भी देश हैं विश्व में और जितने भी कह सकते हैं महाद्वीप हैं, सबसे देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो भारत से भी बहुत सारे देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अब आपको ये हमें बताना है, कल का आपका होमवर्क है, आप खोज करके लेकर के आओगे पढ़ करके कि भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज तो आप ये जानिए कि जब हम एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा पे जाते हैं तो कितने मिनट का अंतर होता है, कोई बताएगा कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। अच्छा चलिए, वेरी गुड, 4 मिनट का अंतर होता है। कितनी मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक देश से बहुत सारे देशांतर रेखाएं गुजर सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 से 6 ही गुजरे, और एक देशांतर पर कोई रेखा नहीं होती है। ठीक है, एक देशांतर पर कोई भी देश नहीं स्थित हो सकता, अक्सर उसमें 2 या 2 से अधिक देशांतर गुजर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भारत है ना, अब आप देखो तो इसके बीच से एक रेखा गुजरती है जो है आपका 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, इसे हम कहते हैं भारत का मानक समय रेखा, इसे हम कहते हैं भारत का मानक समय रेखा। अब आपके मन में ये चलना चाहिए कि ये क्या होता है, भारत का मानक समय रेखा क्या होता है या मानक समय रेखा क्या होता है। तो आप देखो, मैंने आपको बताया कि एक देशांतर से गुजरने पर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। तो सूरज किधर से निकलेगा? पूरब से निकलेगा, पूरब से निकलेगा। तो जब वो पूरब से निकलता है ना, जब पूरब से निकलता है तो यहाँ पर सूरज जल्दी निकल जाएगा, यानी कि सुबह जल्दी होगी। और यहाँ से यहाँ तक जब तक वो गुजरात में आएगा तब तक क्या हो जाता है कि अगर सूरज यहाँ पर सुबह 5 बजे निकला, ठीक है, सुबह 5 बजे निकला, तो वो जब गुजरात में आएगा तो उसको निकलने के समय में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। समय में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। बिल्कुल लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, मैं इसलिए अभी आपको ये नहीं बता रही थी क्योंकि आप लोग इससे काउंट कर लेंगे कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं, और ये तो आपका होमवर्क है, ये तो आपका होमवर्क है, आपको पता करके आना है कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं और यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे का अंतर होगा। ठीक है, चलिए, तो एक देशांतर पे जाने में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो अब जो आदमी अरुणाचल प्रदेश में रहता है और जो आदमी गुजरात में रहता है, उनके समय को बराबर करने के लिए, हमारे देश के बीच से जो बीच से रेखा गुजरती है उसी को हम लोग मान लेते हैं मानक समय रेखा। यानी कि जो समय इस रेखा पर होगा वही समय पूरे भारत में माना जाएगा, वही समय पूरे भारत में माना जाएगा। जब भी आप अपने मोबाइल में सेटिंग करते हैं ना, जब आपने अपने मोबाइल में सेटिंग करते हैं तो उस सेटिंग में आप जब टाइम सेटिंग करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे टाइम सेटिंग में वो जीएमटी देता है। क्या देता है? जीएमटी देता है कि जीएमटी से आप टाइम सेट करो। तो जीएमटी क्या है? आप जब भारत को देख रहे हैं, विश्व को देख रहे हैं, तो विश्व में एक ऐसा स्थान है जहाँ से एक देशांतर गुजरी है। कौन सी देशांतर है? 0 अंश देशांतर मानी गई है। ठीक है, 0 अंश देशांतर है जो कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच मीन टाइम। हाँ बिल्कुल, ये जीएमटी का फुल फॉर्म है, ग्रीनविच मीन टाइम। लेकिन ये गुजरता कहाँ से है? जीएमटी कहाँ से गुजरता है? बिल्कुल, कहाँ से गुजरता है? लंदन से गुजरता है। ठीक है, तो वहां पर जो है लंदन जो है, ये हमारा वहां पे एक बनाया गया है खूब बड़ा सा ऐसा घर जिसे हम लोग कहते हैं वेधशाला। क्या कहते हैं? वेधशाला कहते हैं। ठीक है, समय वेधशाला है,
समय वेधशाला है वो समय को काउंट करता है। तो इससे हम जितने देशांतर आगे बढ़ेंगे, जितने देशांतर आगे बढ़ेंगे, तो एक देशांतर पर जाने पर कितने मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का अंतर होगा। तो ऐसे ही ये जो हमारा मुख्य समय रेखा है, इससे भारत की जो जीएमटी है, ये भारत की जो जीएमटी है वो 5.5 घंटा आगे है। कितने घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। आगे क्यों है? क्यों हम पीछे नहीं लिखते हैं, क्यों आगे लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो भारत की स्थिति है, ठीक है, देखिए ये आपका 0 अंश देशांतर जा रहा है, ये 0 अंश देशांतर जा रहा है, और इससे पूरब में भारत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत पूरब में स्थित है, यानी कि सूरज पहले निकलेगा। तो जब सूरज पहले निकलेगा तो समय भी तो आगे होगा ना, समय आगे होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भारत का समय रेखा है, जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, वो जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, लंदन जो है, वहाँ के समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। तो अगर हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो ब्रिटेन में कितना हो रहा होगा? 5.5 घंटा आप घटा दो, जो समय आएगा वो उनके यहाँ का समय होगा। ठीक है, बिल्कुल 12 बजेगा, रात में एकदम 12 बजेगा, लेकिन हम उसको 12 AM लिखते हैं, PM नहीं लिखते हैं। जो दिन वाला दोपहर वाला 12 होता है ना, उसे हम PM लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए, अब एक चीज़ और यहीं पर जान लीजिए आप लोग, एक चीज़ और जान लीजिए कि अभी हम लोग इस मैप में देखे हैं कि ये 0 अंश अक्षांश था। ठीक है, 0 अंश अक्षांश था, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन आपको ये भी बताया गया कि एक जैसे 0 अंश है तो हम इसके ऊपर जाएंगे तो 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश ऐसे खींचा जाता है ना। तो ऐसे ही जब हम जाते हैं तो भारत के लगभग बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम कहते हैं 23.5 अंश नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी। और जो उत्तरी रेखा है 23.5 अंश, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो भारत के लगभग बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। चलिए, बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही है? अभी आई साधना जी? ठीक है, अब देखिए, ये तो भारत हो गया, भारत का विस्तार हम लोगों ने देख लिया। लेकिन ये भी जान लेते हैं कि जो भारत है इसके चारों तरफ जो अलग अलग देश होते हैं, या अलग अलग जो देश हैं, ठीक है, उनमें कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, कहाँ से वो हमसे जुड़ते हैं, और किसकी दूरी हमसे कितनी अधिक है, या कितनी सीमा हमसे उनकी लगती है। ठीक है, ये पॉइंट हम देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 मिनट पहले हम इस सबको इरेज कर दें ताकि आपको क्लियर हो। देखिए, ये बन गया टूटा फूटा भारत। ठीक है, अब आप देखिए कि भारत जो है, यहाँ पर किसकी सीमा कितनी लगती है। तो यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देखते हैं कि एक ऐसे देश बना हुआ है। ठीक है, कोई बताएगा यहाँ पर कौन सा देश है? यहाँ पर कौन सा देश है? बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, मैं देश पूछी हूँ। बांग्लादेश है ममता जी। ठीक है, कौन सा देश है? बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से सर्वाधिक लगती है। ठीक है, भारत से सर्वाधिक लगती है। लगभग इसकी सीमा 4096 किलोमीटर है। ठीक है, कुछ पॉइंट में भी है, समथिंग मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इतना आप लिख सकते हैं, 4096 किलोमीटर।
4096 किलोमीटर ये सीमा है जो बांग्लादेश का भारत से लगता है, ठीक है, जो बांग्लादेश का भारत से लगता है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का सर्वाधिक सीमा कौन सा देश छूता है, तो भारत का सर्वाधिक सीमा कौन सा देश छूता है, बांग्लादेश छूता है, ठीक है। बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश के बाद हम ऊपर आ जाएंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है, सिर्फ इतना हिस्सा, ये नीचे का छोड़ देंगे, नीचे का इतना छोड़ करके ये ऊपर का हिस्सा जो है ये है चीन, ये क्या है, चीन है। चीन कितना छूता है भारत को, तो चीन की जो सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर है। कितना है, 3488 किलोमीटर है जो भारत को बिल्कुल स्पर्श करता है, 3488 किलोमीटर है, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे ये आपका कौन सा भारत को छूने वाला देश है, ये आपका हो गया नेपाल। ये कौन सा देश है, ये नेपाल है और ये भारत को छूता है 1751 किलोमीटर। कितना टच करता है, 1751 किलोमीटर ये भारत को छूता है, ठीक है, 1751 किलोमीटर भारत को छूता है। सारे डिजिट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा लिखिए, सबसे ज़्यादा कौन सा देश छूता है और सबसे कम अभी बता देंगे। मैं सिर्फ बता रही हूँ, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 याद करना है, सबसे ज़्यादा कौन छूता है और सबसे कम कौन सा देश स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए, अब यहीं पर आप देखते होंगे ये वाला हिस्सा कौन सा देश है, कौन सा देश है जो भारत को स्पर्श करता है, ये हिस्सा है पाकिस्तान। कौन सा हिस्सा है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत को कितना छूता है, ये लगभग 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर भारत को स्पर्श करता है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा होता है अफगानिस्तान। ये वाला हिस्सा क्या है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत को सबसे कम छूता है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर है, ठीक है, 106 किलोमीटर, नोट कर लीजिए इसे, 106 किलोमीटर है। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा ऐसे है जहाँ पर हमारा बनता है भूटान, ठीक है, यहाँ पर नीचे बनता है भूटान, भूटान। और भूटान के बाद यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश से यहाँ छूता है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, म्यांमार। तो ये भूटान हो गया और म्यांमार हो गया। तो अब बताइए स्थल से छूने वाले भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो अगर हम सिर्फ स्थल के दृष्टिकोण से देखें, स्थल के दृष्टिकोण से देखें तो 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। एक लाइन से लिखते चलते हैं। सबसे पहले हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद है चीन, चीन के बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार और फिर हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ये पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, ठीक है, जो स्थल हिस्से से या स्थल मार्ग से उसे छूते हैं। तो आपको लिखने हैं 7 हैं, ठीक है, कितने हैं, 7 हैं। और एक और पॉइंट है, जो हमारा पड़ोसी देश है या कह सकते हैं एक और देश है जो पड़ोसी देश है, ये बिल्कुल आपके भारत के नीचे या दक्षिण हिस्से में स्थित है, जो है श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका भी कभी कभी पूछा जाता है, श्रीलंका। नोट हो गई इतनी चीजें। चलिए, अब भारत में हम लोग देख लेते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है और सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है।
सबसे पूर्वी हिस्सा और सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? तो देखिए भारत जो है ना, इसके सबसे पूरब में सबसे पूरब वाला हिस्सा ये होगा। तो यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? अरुणाचल। अरुणाचल मतलब क्या होता है? जहाँ से सूर्य उदय होता है, अरुणाचल उसको हम बोलते हैं। सूर्य के उदय होने का जो स्थल होता है उसे हम कहते हैं अरुणाचल। और अरुणाचल में एक जगह है, या कह सकते हैं अरुणाचल का जो एकदम लास्ट वाला छोर है वो है किबिथु। बिल्कुल ममता जी, क्या हो जाएगा? किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जो कह सकते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है। भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो पूछा जा सकता है भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु। दोनों ऑप्शन में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक एक भी हो सकता है और कह सकते हैं दोनों एक साथ हो सकता है। अब पूर्वी के बाद बताएंगे सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? सबसे दक्षिणी हिस्सा, तो अगर हम मुख्य भूमि से लेंगे, मुख्य भूमि से लेंगे तो हमें मिलेगा कन्याकुमारी। मुख्य भूमि से लेंगे तो कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार से लेते हैं, अंडमान निकोबार से इसकी स्थिति जानेंगे, तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में आप जब पढ़ेंगे तो मिलता है ग्रेट निकोबार। क्या मिलेगा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लिखते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना नहीं है, बस समझना है। और जब हम लोग अंडमान निकोबार की स्थिति देखेंगे ना, तो उसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें भी ऐसे रेखाएं गुजरती हैं, अक्षांश रेखाएं, तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तब डिफाइन करेंगे। और इसके बाद इसकी पश्चिमी हिस्सा कौन सा होता है? पश्चिमी हिस्सा, तो यहाँ पश्चिमी हिस्सा आप देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा पड़ता है गुजरात। क्या है? गुजरात है। और गुजरात में एक जगह है गौर माता, ठीक है, गौर माता या गौर मोता, कुछ ऐसे भी नाम, बस गौर याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह इसका अलग अलग नाम मिलता है। गौर माता हमने पढ़ा है, गौर माता आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? तो उत्तरतम बिंदु इसका है क्या क्या कह साधना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आप लिख के भेज दीजिए, आवाज आपकी फंस रही है। सरक्रीक बताऊंगी, सरक्रीक क्या होता है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर कुछ ऐसे बना हुआ है, तो वहां पे होता है सरक्रीक, इसको डिफाइन करेंगे। हाँ बिल्कुल, सरक्रीक भी ऑप्शन में अगर रहेगा और गौर माता नहीं रहेगा तो आप सरक्रीक को टिक कर सकती हैं, ठीक है, वो बताएंगे आपको कि सरक्रीक क्या है वहां पर। तो ये गौर माता और गुजरात हो गया। और हम लोग का जो सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है ये? इंदिरा कॉल है, ठीक है। गुहार माता, देखो मैंने आपको बोल दिया कि आप गौर माता गुहार माता जो भी आपको करना है कर लो, क्योंकि ये गौर माता और गुहार माता दोनों सही है, ठीक है। गुहार माता, अरे भाई अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप नाम देख करके जान सकते हो, ठीक है। और ईवीएस जो है ना आपका, भूगोल जो है, इतिहास जो है, इसमें नाम जो होते हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर चलते हैं। हिंदी में आपके शब्द एकदम सटीक होने चाहिए, क्योंकि आप कहीं पढ़ेंगे तो गौर माता मिलेगा, कहीं पढ़ेंगे गुहार माता मिलेगा, और कहीं कहीं इसका नाम आप देखेंगे ना तो गौर मोता मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? गौर मोता मिलता है, ठीक है। तो जो भी आपको नोट करना है आप नोट कर लो। इंदिरा कॉल ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट है और ये इंदिरा कॉल है, ठीक है। तो ये भारत के चारों तरफ से कौन सा सबसे पूर्वी हिस्सा है, कौन सा सबसे पश्चिमी हिस्सा है, कौन सबसे उत्तर में स्थित है और कौन सबसे दक्षिण में स्थित है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे
जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं एक बार खोज लूँ क्वेश्चन, बुक तो मेरे पास है। चलिए, मैं आज की क्लास में ये चीज़ें आपको बताई तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये आप कर सकते हैं, इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि बहुत बार ये क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि भारत में जो कर्क रेखा है, जो भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा है, वो कितने राज्यों से गुजरती है, और राज्यों के नाम बताएंगे। आठ राज्यों से गुजरती है। चलिए, ये रेणु जी का 8, प्राचीन काल का 8 लिख करके आ रहा है। बिल्कुल, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक आप लोग का है। बिल्कुल, मित्र पर गमछा झार लिख देते हैं। ये वाला झ रहेगा, ठीक है। चलिए, अब बताइए म से क्या हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, ठीक है। प से क्या हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। वेरी गुड, पश्चिम बंगाल। फिर र से बताएंगे। राजस्थान। अच्छा, राजस्थान भी है, ठीक है, देखते हैं। राजस्थान। और ग से क्या हो जाएगा, ग से क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक। अभी कितना बचा हुआ है, झ से क्या हो जाएगा, छ, छ से हो जाएगा, अच्छा, झ से झारखंड, ये वाला झ होना चाहिए था, झ से झारखंड। और छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए, झारखंड। अब काउंट करिए तो कितने हो रहे हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ। और क्या छूट गया, मध्य प्रदेश, वेरी गुड। म बचा हुआ है, ठीक है, और म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, वेरी गुड। सभी लोग को पता है, अच्छा ट्रिक था। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, मुझे पता था आप सबके पास इसका जवाब होगा। अब बताइए आप लोग कि भारत की जो समय रेखा है, ठीक है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। मैं ऑप्शन आपको दूंगी। ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इलाहाबाद। इलाहाबाद, चलिए, ठीक है। आप सबको आवाज नहीं आ रही है, एक बार बता दीजिए। अच्छा, मैं देखती हूँ साधना जी क्या गड़बड़ हो रहा है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे सर की क्लास रहेगी। अभी पढ़ाएंगे सर।